हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाई राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियत विकासी नगर अग्रवर्ती देशी परंपरा का वहन करते हैं। नियत विकासी नगरों में अंतः सांस्कृतिक संपर्क बार बार स्थापित होते हैं, या नियम विकासी नगर प्राथमिक नगरीकरण के आगे ले जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। नियम विकासी नगर अग्रवर्ती देशी परंपरा का वहन करते हैं और नगरों में अंतः सांस्कृतिक संपर्क बार बार स्थापित नहीं होते, अतः यह नगर प्राथमिक नगरीकरण को आगे ले जाते हैं। तो राइट आंसर डी है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सर्वप्रथम एकल विवाह प्रथा को बाह्य स्वीकृत के रूप में मान्य किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रथम विवाह के अस्तित्व में रहने पर दूसरा विवाह वर्जित है। इस अधिनियम द्वारा कानूनी अलगाव तलाक के आधार पर विशेष आधारों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। विवाह की उम्र 21 वर्ष तथा लड़कों की और लड़कियों की 18 वर्ष कर दी गई थी 1955 अधिनियम के अंतर्गत। अर्थात एक पत्नी के रहते हुए हम दूसरी शादी नहीं करते जब तक कि तलाक नहीं ले लेते। अगला, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए उपबंध है? अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 338। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 338 है। तो अनुच्छेद 224 अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 324 हमारा निर्वाचन के अधीक्षणों, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना से संबंधित है। और अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे से संबंधित है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किसी विशेष जनजाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने का उपबंध है? तो इसका राइट आंसर 342 हो जाएगा। अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति किसी संघ शासित क्षेत्र व राज्यपाल के परामर्श के बाद वहाँ की किसी जाति को जनजाति का दर्जा दे सकते हैं। अनुच्छेद 343 में संघ की राज्यभाषा हिंदी की देवनागरी होगी, यह है। अनुच्छेद 344 राज्यभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, और अनुच्छेद 345 में राज्य की भाषा संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय जनसंख्या का सही लगभग विभाजन है? इंडो आर्यन, द्रविड़, मंगोलायड एवं अन्य। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 72%, 25% और 3%। भारतीय जनसंख्या में इंडो आर्यन 72%, द्रविड़ 25% और मंगोलायड एवं अन्य 3% हैं। अगला, जनसंख्या के जननांकी अध्ययनों में प्रजनन एवं बहुप्रजननता की दरों की गणना की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी जनसंख्या के सामान्य स्थिति में सही प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है? प्रजनन दर उच्च है और बहुप्रजनन दर निम्न है। प्रजनन दर और बहुप्रजनन दर समान है। प्रजनन दर निम्न और बहुप्रजननता दर उच्च है। प्रजनन दर एवं बहुप्रजननता दर निम्न है। तो बहुप्रजननता, तो राइट आंसर सी है। प्रजनन दर निम्न और बहुप्रजननता दर उच्च होती है। बहुप्रजननता प्रजनन का संबंध वास्तविक प्रजननता अर्थात पैदा हुए बच्चों की कुल संख्या से है, जबकि जनन क्षमता का तात्पर्य प्रजनन की शक्ति से है। वास्तविक प्रजनन एवं जनन क्षमता में अंतर हो सकता है। स्त्री ने वास्तविक रूप से 2 बालक को जन्म दिया है, किंतु यदि गर्भ निरोधक या अन्य साधनों से वह प्रयोग नहीं करती है तो वह 5 बच्चों को जन्म दे सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकल्प के अनुसार प्रजनन दर निम्न बहुप्रजनन दर की उच्च क्षमता से होती है। प्रजनन दर हम उसे मानते हैं जो बच्चों की जनन क्षमता होती है। अनेक जननांकी विद यह तर्क देते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़े राष्ट्रों की जन्म दर उनके औद्योगिकृत होने और लोगों के जीवन स्तर के सुधारने पर गिरेगी। यह व्याख्या निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर आर्थिक रूप से विकसित देशों का इतिहास। सन 1974 में राष्ट्रीय जनसंख्या सम्मेलन सन 1974 में राष्ट्रीय जनसंख्या सम्मेलन बुखारेस्ट में हुआ था। वहाँ 2 विचारधाराएं सामने आई। पहली बार पहली ये कि देश में विकास की गतिविधि तेज करने के साथ अपने आप प्रजननशीलता कम हो गई। दूसरी विचारधारा के अनुसार जनसंख्या प्रमुख ज्वालामुखी विस्फोट है, यह अपनी आग के संपूर्ण देश को निकल जाएगा। इस विस्फोट को रोकना आवश्यक है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस
ऐसे उदाहरण हैं। भारत में देशव्यापी जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक नगर क्षेत्र की परिभाषा के लिए मानदंड नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि प्रति 1000 जनसंख्या के लिए न्यूनतम जनसंख्या में विद्यालय मान्य नहीं है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व या गैर कृषि संबद्ध कार्यकलाप में लगे पुरुष कामगारों की जनसंख्या की न्यूनतम प्रतिशतता, ये तीनों मान्य हैं। नगर की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। 5000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय माने जाते हैं। नगरों में न्यूनतम जनसंख्या 1000 वर्ग प्रति मील होता है। गैर कृषि गतिविधियां, आकार का बड़ा होना जो कानूनी रूप से नगर परिभाषित हो। भारत की 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 26 से 29 के बीच की। 2001 की जनगणना के अनुसार 27.72% जनसंख्या नगरों में है, जबकि 72.28% जनसंख्या गाँव में रहती है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 48 पॉइंट लोग नगरों की में है प्रेजेंट में। फाकवेज, जिसमें यौनाचार, लोकाचार, विवाह, संस्था और आगमन का उल्लेख है, किसकी कृति है? तो यह विलियम जे डब्ल्यू समनर की कृति है। यह 1906 में उन्होंने दिया था, जिसमें लोकरीतियों की बात की है। अमेरिकी संस्कृति में मूल्यों के सार की व्याख्या करने वाले कृत्रिम डेमोक्रेसी इन अमेरिका का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर एलेक्सी डी टॉकविले या टॉकविले है। टॉकविले। अगला, राजनैतिक सामाजिकरण के विभिन्न घटक व्यक्तियों के समाज में राजनैतिक संस्कृति में प्रविष्ट कराते हैं। एक घटक राजनैतिक व्यवहार और राजनैतिक मुद्दों के बारे में सामान्य मूल्यों मानकों को अंतर्निर्वेशन अर्थात अपने आप में समाहित करना से कौन कौन से घटक संबंधित हैं? व्यक्तियों को विशेष रूप से राजनैतिक दल में प्रवेश, सही है। दल की विचारधारा एवं गतिविधि, कार्यक्रम, नव नियुक्ति व्यक्तियों को बताना है, ये दोनों कथन सही है। जबकि समाज के गैर राजनैतिक उपव्यवस्था एवं जाति, धार्मिक, भाषाई के संबंध होने वाला सामाजिकरण, यह कथन हमारा राजनैतिक सामाजिकरण से संबंधित नहीं है। तो कथन हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ए। अगला, राजनैतिक सामाजिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम महत्व रखता है? परिवार, पड़ोस, जनसंख्या या जनसंचार, मीडिया या मजदूर संघ? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण हमारा है परिवार, मित्रों का समूह, पड़ोस, शिक्षा, राज्य, जनसंपर्क का साधन। बच्चे वयस्कों के तौर तरीके सीखते जाते हैं और उनकी संस्कृति के मूल्य, मानक और सामाजिक आचार शाश्वत बने रहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर डी सामाजिकरण से संबंधित होगा। तो और अन्य विकल्प इस प्रकार हैं। उद्विकास एक मूल्य तटस्थता की अवधारणा है। प्रक्रिया में पदार्थ एक अनिश्चित एवं संबद्ध समानता से निश्चित एवं सुसंबद्ध विभिन्नता की ओर अग्रसर होता है। प्राकृतिक प्रवर्धन का संबंध हमारा ऐसे नियम से है जहाँ प्राकृतिक सब प्राणियों का भरण पोषण न करने में कुछ का चुनाव करती है। जो प्रबल जीवन शक्ति होती है वही जीवित रहते हैं और शेष नष्ट हो जाते हैं। और सामाजिक अन्योन्य क्रिया है जब दो या दो से, अर्थात प्राकृतिक प्रवर्धन का तात्पर्य है जो प्रकृति से अनुकूलन कर लेते हैं वही जीवित रहते हैं और जो नहीं कर पाते हैं वे उनकी मृत्यु हो जाती है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से प्रेरित होकर अर्थपूर्ण क्रिया करते हैं तब इसे सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। और सामाजिकरण का अर्थात समाज के मानदंडों या मूल्यों को सीखना या अंतरीकरण करना है। काका कालेलकर आयोग ने 1953 में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अभिनिर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किन किन कसौटियों का निरूपण किया है? हिंदू समाज में पारंपरिक जाति छुपान का निम्न दशा, सही है। समाज में शैक्षिक उन्नति का अभाव, यह भी कथन सही है।
अगला है सरकारी सेवाओं का प्रतिनिधित्व न होना। तीनों कथन हमारे सही हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 1953 में गठित काका कालेलकर आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के विभिन्न आधारों पर चिन्हित किया है। जाति पद में निम्न स्थान, शैक्षिक उत्थान की कमी, सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व का अभाव या बिल्कुल न होना, या व्यापार एवं वाणिज्य उद्योग में प्रतिनिधित्व का अभाव। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, दिए गए कूटों के अनुसार सही उत्तर चुनिए। सामाजिक जीवन का क्षेत्र जिस अंश तक कुछ अंश तक सशक्त एवं की छाप होती है। बी बृहद समूह जिसे में व्यक्ति संबंधित होता है। सांस्कृतिक प्रतिरूप का प्रकार्यात्मक सविन्यास और एक या एकाधिक प्रयोजनों के लिए संगठित लोगों का समूह। इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा कि सामाजिक जीवन का क्षेत्र जहाँ कुछ अंश तक सशक्त अर्थात समानता की छाप होती है तो उसे समुदाय कहेंगे। दूसरा बृहद समूह जिसे व्यक्ति जुड़ा होता संबंधित होता है उसे समाज कहते हैं। सांस्कृतिक प्रतिरूप का प्रकार्यात्मक सविन्यास हमारा संस्था से संबंधित है, जबकि एक या एक से अधिक प्रयोजनों के लिए संगठित लोगों का समूह हमारा संघ से संबंधित होता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, दिए गए कूटों के अनुसार। तो दो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड हमारा इमाइल दुर्खीम से संबंधित है। द सोशियोलॉजी ऑफ द सोशल चेंज हमारा मैक्स वेबर से संबंधित है। द इवोल्यूशन ऑफ कल्चरल स्टुअर्ट हमारा व्हाइट लेस्ली से संबंधित है। और द थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज या चेंज मेथोडोलॉजी एंड मल्टीनियर इवोल्यूशन हमारा जूलियन एच से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3 4 1 2 3। इसका राइट आंसर बी 4 1 2 3 हमारा राइट आंसर क्या डी 4 1 2 3। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को दिए गए कूटों का प्रयोग करते सही उत्तर चुनिए। वह प्रक्रिया जिसमें सारे प्रतिद्वंदियों को मात करते हुए किसी प्रतिफल की चाह एकाधिकार प्राप्त करना चाहें। सामान्य लक्ष्यों या साझे प्रतिफलों की खोज में संयुक्त क्रियाकलाप, प्रतियोगिता के समाप्त या कमजोर करते हुए प्रतिफलों का एकाधिकार प्राप्त करना, परस्पर विरोधी व्यक्तियों का समूहों के बीच कार्य साधक समझौता विकसित करना की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। कोऑपरेशन अर्थात सहयोग व सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक या अधिक व्यक्ति समूह या सामान्य उद्देश्यों के अथवा लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए संयुक्त प्रयत्न करते हैं। एलिमिनेशन अर्थात आत्मसातकरण। एक व्यक्ति जब अपनी से भिन्न दूसरी संस्कृति में अपने आप को घुला मिलाने की प्रक्रिया का आत्मसातकरण कहलाता है। वह प्रक्रिया धीरे धीरे दूसरी संस्कृति को पृथक अस्तित्व का लोप अर्थात खत्म कर देता है, अस्तित्व खत्म कर देता है। एकमटेशन सामाजिक समंजस सामाजिक समायोजन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संघर्षरत व्यक्ति अथवा समूह अस्थायी रूप से अथवा कुछ समय के लिए शांतिपूर्ण अंतःक्रिया द्वारा संघर्ष को रोकना स्वीकार करते हैं। यह शांतिपूर्ण यह सह अस्तित्व की स्थिति होती है। कॉन्फ्लिक्ट जब दो या दो से अधिक व्यक्ति समूह सीमित साधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके अपनाते हैं तथा इसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं, किंतु इन सीमित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति जब बल एवं हिंसा का प्रयोग करता है तो वहां पर संघर्ष की उत्तेजना होती है। अगला प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति समूहों के बीच सीमित लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्वैयक्तिक अचेतन व निरंतर प्रयास होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। व्यक्ति मानव स्वभाव से मूलतः न तो बुरा है न तो अच्छा। यह कथन हमारा दुर्खीम से संबंधित है। मनुष्य ने सारे विश्व के बारे में इतनी अधिक समझ प्राप्त कर ली है तो प्रकृति की अब रहस्यमयी समझा जाना समाप्त हो गया। यह कथन हमारा मैक्स वेबर से संबंधित है। मैक्स वेबर दिया है, मैक्स वेबर से संबंधित है।
मनुष्य असीमित इच्छाओं वाला प्राणी है। यह कथन हमारा कार्ल मार्क्स से संबंधित है। और आखिरी टारगेट पार्सन, मनुष्य पूर्व निर्धारित नैसर्गिक विशेष गुणों के साथ पैदा नहीं होते जैसे कि दूसरे प्राणी। यह हमारा टारगेट पार्सन से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1, 1, 4। तो राइट आंसर हमारा सी है, 1, 4, 2 और 3। तो यहाँ पर दिया है मानव स्वभावतः मूलतः न तो बुरा है न ही अच्छा, दुर्खीम। मनुष्य ने विश्व के बारे में इतनी अधिक समझ प्राप्त कर ली है कि प्रकृति अब रहस्यमयी समझा जाना समाप्त हो गया है, मैक्स वेबर। मनुष्य असीमित इच्छाओं वाले प्राणी हैं, कार्ल मार्क्स। मनुष्य पूर्व निर्धारित नैसर्गिक विशेष गुणों के साथ पैदा नहीं होते जैसे कि दूसरे प्राणी, अर्थात पैदा होने के बाद सीखते हैं। यह कथन पार्सन से संबंधित है। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। उदाहरण एवं प्रौद्योगिकी दिया हुआ है, तो आइए मिलाते हैं। मुद्रण प्रौद्योगिकी का संबंध हमारा शिल्प प्रौद्योगिकी से, वस्त्र प्रौद्योगिकी का संबंध हमारा मशीन से, ऑटोमोबाइल उद्योग का संबंध हमारा सूचना क्रम प्रौद्योगिकी से संबंधित है, और जबकि रसायन प्रौद्योगिकी का संबंध हमारा प्रक्रम प्रौद्योगिकी से संबंधित हो। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो यहाँ सुमेलित है मुद्रण उद्योग, शिल्प प्रौद्योगिकी, वस्त्र उद्योग, मशीनी प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, समानुक्रम प्रौद्योगिकी और रसायन उद्योग प्रक्रम प्रौद्योगिकी से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। वास्तविक एवं आदर्श संस्कृति की बात हमारा रॉल्फ लिंटन जी करते हैं। सामाजिक प्रगति रैखिक न होकर अपसारी होती है। यह कथन हमारा स्पेंसर से संबंधित है। अनिवार्य संकल्प और यादृच्छिक संकल्प हमारा एफ्टोनिस से संबंधित है। और त्रिस्तरीय नियम हमारा अगस्त काम्टे से संबंधित है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। वास्तविक एवं आदर्श संस्कृति की अवधारणा लिंटन। स्पेंसर ने सावयी सिद्धांत में बताया कि समाज उद्विकास प्राणी शास्त्रीय उद्विकास की तरह सरल रूप से धीरे धीरे जटिल रूप की ओर बढ़ा है, और धीरे धीरे श्रम विभाजन से विशेषीकरण की जटिलता होती गई। टॉनिज ने गैमिनसाम्ट और गेसलसाट की अवधारणा दी है। उन्होंने समुदाय में सामूहिक इच्छा की या सामान्य इच्छा की बात की है, जबकि गेसलसाट समिति में व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति की है। सन 1822 में काम्टे ने 3 स्तरीय विकास के नियम दिया। उनके अनुसार मानव बौद्धिक विकास 3 स्तरों पर हुआ है, यथा धार्मिक, तार्किक एवं प्रत्यक्ष होता है। कुले ने प्रत्यक्षवाद। कुले ने 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए सूचियों को नीचे कूटे का प्रयोग करते हुए सही विकल्प चुनिए। संकल्पना और चिंतक। मानव समाज सरल सजाति अविशेषीकृत संस्कृतियों में सम्मिश्र विजाति विशेषीकृत संस्कृतियों से विकसित होता है। यह कथन हमारा लगभग स्पेंसर से संबंधित है। मानव समाज बर्बर समाजों से सभ्य समाज की ओर विकसित है। यह कथन हमारा लुइस हेनरी मॉर्गन से संबंधित है। मानव समाज जीवर आत्मारोपी बहुउद्देश्यवादी से एक ईश्वरवादी में विकसित हुआ है। यह कथन हमारा एडवर्ड टायलर से संबंधित है। जबकि मानव समाज परंपरा और अनुराग द्वारा एक साथ जुड़े समुदायों की विशेषता वाले समुदायों में विकसित होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? यह टॉनिस से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने 1899 में अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में उद्विकासी सिद्धांत को बताया। उन्होंने बताया कि समाज का उद्विकास सजाति से विजाति की ओर हुआ है और आदिम समाज सरल अविशेषीकृत, जबकि आधुनिक समाज सम्मिश्रित और विशेषीकृत है। लुइस हेनरी मैन मानते हैं कि उद्विकास सिद्धांत में बताया कि मानव समाज में उद्विकास प्रमुख 3 स्तर होते हैं,
जंगली अवस्था, असभ्य एवं बर्बर अवस्था, सभ्य अवस्था। एडवर्ड टेलर ने मानव समाज में विकास के 3 स्तर बताए हैं। और जीवात्मरूपी बहुदेववादी और एकेश्वरवादी की बात एडवर्ड टायलर करते हैं। टॉनिज ने मानव समाज के विकास के पहले मनुष्य परंपराओं तथा सामाजिक भावना और एकात्मकता समान इच्छा से जुड़ा था। धीरे धीरे उसका विकास व्यक्तिक इच्छा से स्वार्थों के अनुबंधों से जुड़े होने के मानव रूप में हुआ है। अगला, आर के मार्टन के अनुसार सांस्कृतिक मानकों और लक्ष्यों तथा उनके अनुसार करने की समूह के सदस्य के संरचित क्षमताओं के बीच तीव्र वियोजन अर्थात विघटन हो तो यह निम्नलिखित में से किस एक स्थिति का कारण बनता है? तो यहाँ अप्रतिमानहीनता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अप्रतिमानहीनता इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग दुर्खिम ने किया। बाद में मर्टन ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए प्रयोग सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाओं के परिचालन में उत्पन्न विचलन को समझाने के लिए किया है। इनके अनुसार अप्रतिमानहीनता तब उत्पन्न होती है जब समाज में स्वीकृत साधनों और लक्ष्यों के बीच आपसी तालमेल समाप्त हो जाता है। अन्य ऑप्शन इस प्रकार थे: सांस्कृतिक पतन, जब एक समूह अपनी संस्कृति को खोने लगता है तथा इसे सांस्कृतिक पतन, तालमेल समाप्त हो जाता है। और सामाजिक गतिशीलता, किसी सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था में सामान्य व्यक्तियों को कभी किसी संपूर्ण समूह के भिन्न पद परिस्थितियों के बीच होने वाले संक्रमण परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। अगला, संरचनात्मक रूपांतरण, जब समय के साथ किसी सामाजिक व्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आता है तो उसे संरचनात्मक रूपांतरण कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द्रवण पात्र सिद्धांत मेल्टिंग पॉट थ्योरी किस संकल्पना पे आधारित है? स्वांगीकरण, समायोजन, पृथक्करण, एकीकरण। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। द्रवण पात्र या मेल्टिंग पॉट थ्योरी समायोजन की अवधारणा है। तो द्रवण पात्र मेल्टिंग पॉट से संबंध कहते हैं कि जब दो बर्तनों को पिघलाकर एक जैसा मिला देते हैं, अर्थात दो समूहों के बीच समायोजन करते हैं, तो दो बर्तनों को आपस में मिलाकर पिघलाकर बनाना ही समायोजन की तरह होता है। तो आगे दिए गए कथनों में कथन दिए हैं जिनमें कथन एवं कारण दिया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर प्रश्नांशों के उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से चुनना है हमें। तो कथन हमारा दिया है, विश्व के विकासशील देशों में आधुनिकीकरण का विचार गहरी अपील रखता है। किसी एक क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लंबे समय में रोक पाना जबकि अन्य आधुनिकी क्षेत्र हो रहा हो तो व्यवस्था में भीषण तनाव हुए बिना संभव नहीं है। तो यहाँ कथन एवं कारण दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आधुनिकीकरण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति एवं समाज का विकास करना या विकासशील बनाना। बहुत हद तक यह कल्याणकारी प्रक्रिया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आधुनिकीकरण द्वारा समाज के सभी तत्वों एवं अंगों में समान रूप से परिवर्तन नहीं आते। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में तनाव तब पैदा हो जाता है। आधुनिकीकरण में आधुनिक एवं परंपरागत मूल्यों के बीच हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। कथन हमारा दिया है, समूहों के बीच होने वाले मतभेद का अस्थायी निराकरण समायोजन है। यह अस्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। समायोजन मुख्य एक अचेतन प्रक्रिया है। तो यह कथन हमारा कारण गलत है। समायोजन दो समूहों की सहमति के आधार अर्थात चेतन स्थिति में होता है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला कथन दिया है, जब वस्तु एवं सेवाएं मनुष्य के सामाजिक जैविक मांगों को अपने आप संतुष्ट नहीं करती क्योंकि मनुष्य में कोई न कोई संगठित व्यवहार प्रणाली होना आवश्यक है, उसे आवश्यक भौतिक संसाधनों को सृजित एवं प्राप्त करने योग्य बनाती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या
भी है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। वस्तुओं पर अधिकार आम और आमदनी की सुविधाएं विभिन्न वर्गों का निर्धारण महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी अनुसार उन सदस्यों के जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे उनके पास जितना धनवान व्यक्ति होगा उन्हें उतनी सेवाएं प्राप्त होगी और कम धनवान व्यक्ति को कम सेवाएं प्राप्त मिलती हैं। वेबर ने संपत्ति को समस्त प्रकार के वर्गों के निर्धारण की बात कही गई है। कथन दिया है, प्रदत्त एवं साधित परिस्थितियां मूलतः भिन्नतः किंतु एवं अन्योन्य क्रिया करती हैं और परस्पर अतिव्यापी हो सकती हैं। अनेक बिंदुओं पर प्रदत्त एवं साधित परिस्थितियों के बीच सीमाएं अस्पष्ट होती हैं, फिर भी वह संकल्पना उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि सैद्धांतिक तौर पर प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थितियां एक दूसरे की विरोधी प्रतीत होती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, बल्कि कार्यात्मक रूप से दोनों पूरक होती हैं। कोई समाज में ऐसा नहीं है जहां आदिम हो या आधुनिक, जहां दोनों परिस्थितियां न पाई जाती हों। हाँ, आवश्यक है कि सरल समाज में प्रदत्त परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है, अर्थात जन्म से अधिक प्राप्त अधिकार को अधिक महत्व होता है था। जैसे राजा के घर में पैदा होने वाला व्यक्ति राजा ही बनता था और रंक के यहाँ रंक। लेकिन आज के समय में आधुनिक समाज में अर्जित परिस्थिति को महत्व दिया जाता है, अर्थात अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति राजा अर्थात कुछ उच्च पद पर जा सकता है। हर्बर्ट जे गैंस द्वारा किया गया अध्ययन दी अर्बन विलेजर्स निम्नलिखित में से किस एक से संबंध में है? अमेरिकी श्वेत, स्कैंडिनेवियाई या इटालियाई अमेरिकी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इटालियाई अमेरिकी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्येष्ठाधिकार प्रथम जाति शिशु द्वारा प्राप्त विरासत को निर्दिष्ट करता है, कथन सही है। कनिष्ठता अधिकार अंतिम जाति शिशु द्वारा प्राप्त विरासत को निर्दिष्ट करता है, यह भी कथन सही है। ज्येष्ठाधिकार सर्वाधिक प्रीति प्राप्त शिशु को विरासत निर्दिष्ट करता है, यह कथन हमारा गलत है। तो राइट आंसर हमारा 1 और 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला, करिश्माई प्राधिकरण के पारंपरिक और अवैयक्तिक विधिक प्राधिकारी के संयोजन में रूपांतरण के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर करिश्मा का नियमीकरण हो जाएगा। करिश्मा प्राधिकरण के पारंपरिक एवं अवैयक्तिक विधि प्राधिकारी के संयोजन के रूपांतरण को करिश्माई नियमीकरण कहते हैं। विचारधारा का अंत सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो यह राजनैतिक विचारधारा एवं कामगारों की निर्भरता के अभाव को विचारधारा की अंत सिद्धांत निर्दिष्ट करता है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत था, जिसके अनुसार राजनैतिक विचारधारा पर कामगारों की निर्भरता का अभाव निर्दिष्ट होता है। ग्रामीण कार्यपरक साक्षरता कार्यक्रम क्या है? यह बालिका शिक्षा के लिए नए विद्यालय खोलने का कार्यक्रम है। यह वयस्क शिक्षक कार्यक्रम और का एक उपकार्यक्रम है, जो शिक्षार्थियों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में और सरकार के विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए जागरूकता लाने के लिए करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा कि यह वयस्क शिक्षा कार्यक्रम का एक उपकार्यक्रम है, ग्रामीण कार्यपरक साक्षरता, जो शिक्षार्थियों को उनके अधिकार एवं कर्तव्यों तथा सरकारी योजनाओं को प्राप्त करने में की जानकारी देता है। कामगार के रूप में लोहार का कार्य निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत आता है? आदिम कला, श्रेणी गिल्ड पद्धति, पूंजीवादी समर्थन प्रणाली या घरेलू उत्पाद प्रणाली? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कामगार के रूप में लोहार का कार्य घरेलू उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रकारवादी उपागम में कुल मिलाकर प्रवृत्ति विश्व के अधिकतर अस्थायी स्थान के रूप में देखने की है। अनेक समाज में वैज्ञानिक प्रकारवादियों की परिवर्तन की व्याख्यात करने की प्रतियान असमर्थ के लिए आलोचना की है। सामाजिक परिवर्तन के ऐतिहासिक भौतिकवाद उपागम का सामाजिक एवं आर्थिक दोनों आविर्भावों में द्वंद्व सिद्धांत तथा शक्ति के विश्लेषणों में अपेक्षाकृत अधिक जुड़ाव है। चौथा दिया है, ऐतिहासिक भौतिकवाद एवं प्रकारवादी व्याख्याएं परस्पर व्यावर्तक हैं।
तो यह कथन हमारा गलत है, जबकि सामाजिक परिवर्तन प्रकारवादी उपागम कुल मिलाकर प्रवृत्ति विश्व को अधिकतर अस्थायी स्थान के रूप में देखने की है। तो यह कथन सही है। समाज में वैज्ञानिक प्रकारवाद की परिवर्तन को व्याख्यात करने के लिए उनकी प्रतीयमान असमर्थ के लिए आलोचना की है। यह भी कथन सही है। जबकि सामाजिक परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक भौतिकवाद उपागम का सामाजिक एवं आर्थिक दोनों आविर्भावों में द्वंद्व सिद्धांत तथा शक्ति के विश्लेषणों में अपेक्षाकृत अधिक जुड़ाव होता है। यह भी सही है। तो हमारा यहाँ पूछा है कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला, तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।